आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कैलेंडर ईयर 2025 अब खत्म हो चुका है और कैलेंडर ईयर 2026 शुरू हो चुका है। आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो 1/4/2025 को शुरू हुआ था वो 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा और 1/4/26 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल किया जाएगा। पर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आप पर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल किया जाएगा और टैक्स ईयर 26-27 से ही न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 2026 में बैंक ट्रांजैक्शंस लिमिट क्या है, कब बैंक आपकी ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा और आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी कैश और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं जिससे आप पर कोई भी इनकम टैक्स या जीएसटी की नोटिसेस इशू ना हो। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक पर्सन कितने बैंक अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है। आप चाहें जितने भी बैंक अकाउंट मेंटेन करें, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी और आरबीआई में बैंक अकाउंट मेंटेनेंस पर कोई भी डिफाइंड लिमिट नहीं है, पर आप उतने ही बैंक अकाउंट मेंटेन करें जिन्हें आप कन्वीनियंटली हैंडल कर सकें और जिनकी आप प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सकें और सभी बैंक अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर पाएं। यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस, आपके एसएमएस के चार्जेस, आपके एनुअल चार्जेस, इन सब का भी आपको ध्यान रखना होगा। एसेंशियल गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग द मल्टीपल अकाउंट्स। आपको अपने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को हमेशा डिफरेंट रखना चाहिए। जो भी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, रिसिप्ट्स या एक्सपेंसेस हैं उसे आप अपने करंट अकाउंट में मेंटेन रखें और जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उसे आपको अपने सेविंग अकाउंट में मेंटेन रखना चाहिए। यदि आपने मल्टीपल अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं, अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त अपने सभी बैंक अकाउंट्स को अपडेट करना आपके लिए मैंडेटरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसे अनअकाउंटेंट एसएफटी मानते हुए आप पर पेनल्टी और डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसेस भी इशू किए जा सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पर अब एक नई एडवाइजरी इशू की गई थी और जिसमें ये बताया गया था कि अब आपको अपने प्राइमरी बैंक अकाउंट को जीएसटी पोर्टल पर लिंक या अपडेट करना होगा और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जीएसटी नंबर को भी सस्पेंड किया जा सकता है। कैश डिपॉजिट्स रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड्स लिमिट। आप अपने बैंक अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉयल करते हैं, इसमें इनकम टैक्स में या आरबीआई की तरफ से या जीएसटी में कोई भी डिफाइंड लिमिट नहीं है। पर यदि आप एक सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉयल करते हैं और करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉयल करते हैं और आपका फिक्स डिपॉजिट एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा है, उस केस में आपका बैंक उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा और वो आपके एआईएस और 26AS में ये डाटा रिफ्लेक्ट होगा और यदि आप जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी सारी रिपोर्टिंग अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त
प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं और आपका जो भी सोर्स है उसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उस केस में डिपार्टमेंट की तरफ से आप पर इनकम टैक्स नोटिसेस इशू किए जा सकते हैं और इन सभी को अनअकाउंटेड मनी मानते हुए आप पर 86% तक की पेनाल्टी एप्लीकेबल की जा सकती है। यहाँ पर आपके लिए एक रेमेडी है। यदि आपको लगता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही है, उस केस में आपके लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट्स मेंटेन करना बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जो भी ये एसएफटी की रिपोर्टिंग की लिमिट है वो पर बैंक है। इस तरह से आप अपनी ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट बैंक में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यदि आप एक बैंक में आप अपना एफडी 10 लाख का करवा रहे हैं, उस केस में बैंक आपकी एसएफटी रिपोर्टिंग करेगा, लेकिन वही 10 लाख की एफडी आप 5-5 लाख की एफडी दो डिफरेंट बैंक में करवा रहे हैं, उस केस में आप एसएफटी रिपोर्टिंग से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल्स इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। जब भी आप एक थ्रेशहोल्ड लिमिट से ज़्यादा का कैश विड्रॉयल अपने बैंक अकाउंट से करते हैं, उस केस में बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। यदि आपका विड्रॉयल अमाउंट अप टू 20 लाख है और आपने अपनी लास्ट ईयर की आईटीआर फाइल की है या कोई भी आईटीआर फाइल नहीं की है, तो उस केस में आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि आपका विड्रॉयल अमाउंट 20 लाख से 1 करोड़ तक है और आपने अपनी लास्ट 3 ईयर की आईटीआर फाइल कर रखी है, तो आपका बैंक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। लेकिन यदि आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है, तो आपका 2% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा इन केस ऑफ विड्रॉयल अबव 20 लाख। और यदि आपका कैश विड्रॉयल इज अबव 1 करोड़, उस केस में अगर आपने अपनी लास्ट ईयर की आईटीआर फाइल कर रखी है, तो बैंक आपका 2% टीडीएस अबव 1 करोड़ डिडक्ट करेगा। और जब आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर रखी है, उस केस में आपका टीडीएस एट अ रेट ऑफ 5% डिडक्ट किया जाएगा अबव 1 करोड़ रुपीज। यूपीआई ट्रांजैक्शंस लिमिट। यूपीआई में आप पर डे 1 लाख से ज़्यादा की स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं, पर स्पेशल केसेस में आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट इज़ 5 लाख इन केस ऑफ मेडिकल पेमेंट, एजुकेशन पेमेंट, इंश्योरेंस पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ट्रैवल पेमेंट एंड आईपीओ एप्लीकेशन या कैपिटल मार्केट की जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस है, उस केस में आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट इज़ 5 लाख रुपीज़। क्रिटिकल यूपीआई यूसेज रूल्स। अगर आप यूपीआई बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस केस में आपको ख़ास तौर से कुछ बातों का ध्यान रखना है। कभी भी आप किसी से यूपीआई रिसीव करके उसे कैश पे ना करें। इन सभी यूपीआई रिसिप्ट को आपकी इनकम मानते हुए आप पर टैक्स लायबिलिटी एप्लीकेबल की जा सकती है। जब भी आप यूपीआई के थ्रू कोई भी लोन ले रहे हैं, जिस बैंक में आपने यूपीआई के थ्रू लोन लिया है, कोशिश करें कि आप उसी बैंक के थ्रू उस लोन की रीपेमेंट करें। इससे आपकी रिकंसिलेशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिजॉल्व रहेगी। यदि आपने यूपीआई के थ्रू किसी से गिफ्ट रिसीव किए हैं मोर देन 50,000, तब आप पर टैक्स एप्लीकेबल किया जाएगा एज पर द प्रोविजन एप्लीकेबल टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर 2 एक्सेप्शंस है, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स और गिफ्ट आपकी वेडिंग पर यदि आपने कोई गिफ्ट रिसीव किया है, तब आप पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी एप्लीकेबल नहीं की जाएगी। यदि आपके यूपीआई एप्स आपको कोई भी कैशबैक दे रहे हैं, वो भी आप पर टैक्सेबल किए जाएंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर बिजनेस क्यूआर रिसिप्ट्स। अगर आप यूपीआई से अगर कोई भी बिजनेस रिसिप्ट्स कर रहे हैं, उस केस में आपको जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट का जरूर से ध्यान रखना है,
क्योंकि इस यूपीआई क्यूआर कोड की वजह से बेंगलुरु में बहुत सारे छोटे ट्रेडर्स को जीएसटी नोटिसेस इशू किए गए, क्योंकि उनकी एक फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई के थ्रू जो भी रिसिप्ट्स थी वो जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर चुकी थी और उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, इसलिए उन पर जीएसटी डिपार्टमेंट के तरफ से नोटिसेस इशू किए गए। यदि आपकी यूपीआई के थ्रू बिजनेस रिसिप्ट्स, अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से ज़्यादा है, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपकी रिसिप्ट्स 20 लाख से ज़्यादा है, उस केस में आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तब आप पर जीएसटी नोटिसेस इशू की जाएंगे। और यदि आप ऑलरेडी जीएसटी रजिस्टर्ड हैं और आप क्यूआर कोड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू बिजनेस रिसिप्ट्स हैं, तो आप अपनी सभी बिलिंग पर अपना जीएसटी नंबर जरूर मेंशन करें, क्योंकि आपकी ये सभी ट्रांजैक्शंस ट्रैक की जा रही है और आप अपना जीएसटी ज़रूर पे करें, वरना आप पर जीएसटी नोटिसेस इशू किए जा सकते हैं। अदर डिजिटल पेमेंट मेथड्स, अगर आप आईएमपीएस के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट पर डे 5 लाख है, और यदि आप एनएफटी के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो आप मिनिमम इज ट्रांजैक्शन लिमिट इज 1 और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर कोई भी नहीं दी गई है। इट डिपेंड्स फ्रॉम बैंक टू बैंक। अगर आप अपनी ट्रांजैक्शन आरटीजीएस के थ्रू कर रहे हैं तो उस केस में मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट इज 2 लाख और मैक्सिमम अपर लिमिट कोई भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट रिपोर्टिंग, यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट कैश में 1 लाख से ज़्यादा कर रहे हैं या कैश के अलावा एनी अदर मोड में एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट 10 लाख से ज़्यादा कर रहे हैं, उस केस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा और इन्हें हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस या सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मानते हुए ये आपके एआईएस में रिपोर्ट होंगी, जिसका आपको इस सोर्स को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके लिए देना ज़रूरी है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते और उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग अपने आईटीआर में नहीं करते, तब आप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसेस इशू की जा सकते हैं। जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो या कैश ट्रांजैक्शंस हो, यदि आप जीएसटी और इनकम टैक्स नोटिसेस से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। यदि आपकी कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हुई है और उसकी रिपोर्टिंग आईटी डिपार्टमेंट को हुई है और वो आपके आईएस और 26 एएस में रिफ्लेक्ट हो रही है, तब आप अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त उसका प्रॉपर सोर्स का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करें। आप उसे अपनी आईटीआर में प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तब आपका केस स्क्रूटनी में जा सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर नोटिसेस भी इशू कर सकते हैं। और यदि आप पर रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती हैं, तो चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हो या जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से हो, तब आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। इसलिए ये सजेस्टेबल है कि अपना सारा पैसा अपने बैंक में ही पार्क ना करें। अपनी जो भी आपके पास पैसा है आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप उसको एफडी में डाल सकते हैं, आप उसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका पैसा लॉक ना हो जाए। और यदि आपका एक फाइनेंशियल ईयर में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, तब आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। यदि आप अपने सभी ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और उसे आईटीआर फाइल करते वक्त एक्यूरेटली रिपोर्ट करते हैं,
तो इस तरह से काफ़ी हद तक आप जीएसटी और इनकम टैक्स नोटिसेस से बचे रह सकते हैं। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.